मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आथर ओपन ट्यूटोरियल्स में अकाउंटिंग सब्जेक्ट का अध्ययन करने चल रहे हैं। इस संबंध में एक बात इम्पोर्टेंट है बताना। आज से पिछला क्लास जो है लगभग 21-22 मार्च को चला था। उसके बाद देश में लॉकडाउन लग जाने के कारण ट्यूटोरियल सेंटर भी बंद हो गया था, वो मैंने पोस्टपोन कर दिया था, जिसे मैंने 2-1 दिन से प्रारंभ किया हूँ। आज अकाउंटिंग में हम लोग का एक नया चैप्टर होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके पहले हम लोगों ने सब डिवीजन ऑफ जर्नल पढ़ा था। जर्नल के उप विभाजन आप लोगों को बताया गया था कि जर्नल के उप विभाजन में कौन कौन सी पुस्तकें होती हैं जिसको लिखा जाता है, उसके बारे में विधिवत अध्ययन हुआ था। पिछला लास्ट एपिसोड देखेंगे आप, उसमें जर्नल प्रॉपर के संबंध में भी बताया गया है। ठीक है, आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ने जा रहे हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? सबसे पहले तो देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक प्रपत्र होता है, पेपर होता है, ड्राफ्ट होता है, जो उधार लेन देन में सहयोग करता है। जैसे एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से यदि वह उधार माल क्रय करता है तो देने वाला आदमी 2 आधार पर उसको उधार दे सकता है। पहला आधार तो मौखिक होगा, जबानी बात हुई, मौखिक बात हुई कि हमको उधार चाहिए, देने वाला तैयार हो गया, माल उधारी दे दिया, ड्यू डेट पर उसका पेमेंट हो गया। एक दूसरा आधार भी होता है, जब व्यापारी उधार माल बेचता है तो वह एक पेपर बनाता है और उस पर उससे दस्तखत करवाता है उधार लेने वाले से, और वह पेपर अपने बैंक को दे देता है या अपने पास भी रखे रह सकता है, या वो अपने बैंक को दे देता है। बैंक ड्यू डेट पर उसके बैंकर के पास, जो व्यापारी उधार लिए रहता है उसके बैंकर के पास भेज देता है या उस व्यापारी के पास भेज देता है। और जब व्यापारी उस बैंक को पेमेंट कर देता है तो उस बैंक जो है उस जो जिसने जमा किया था उसके पास, उसके खाते में रुपया जमा कर देता है। ये एक नया तरीका है, एक नया बिजनेस में एक नई सिस्टम लागू हुई। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, विनिमय विपत्र है क्या। इसे आप नोट कीजिए, विनिमय विपत्र का आशय। कागज पर कॉपी निकालिए और नोट कीजिए, विनिमय विपत्र का आशय, हेडिंग लीजिए और लिखिए उधार क्रय विक्रय में। उधार क्रय विक्रय में क्रेता विक्रेता को यह आश्वासन देता है, क्रेता विक्रेता को यह आश्वासन देता है कि वह एक निर्धारित अवधि के बाद नोट करते जाइए, के बाद बिक्री की राशि का भुगतान कर देगा। निर्धारित अवधि के बाद बिक्री की राशि का भुगतान कर देगा। यानी इसमें क्या है, विनिमय विपत्र में क्रेता उधार लेने वाला व्यापारी उधार देने वाले व्यापारी को आश्वासन देता है, प्रॉमिस करता है कि जो हमने उधार, जितने का उधार लिया है माल, उतनी राशि निश्चित समय के बाद या मांगने पर, दोनों बातें हैं, मांगने पर या निश्चित अवधि के बाद, 2 बातें हैं। इस बात को भी समझ लेने की जरूरत है। एक बात है मांगने पर, जैसे मान लीजिए क्रेता
व्यापारी, क्रेता व्यापारी, उधार लेने वाला व्यापारी उधार देने वाले व्यापारी से बात करता है। उधार देने वाला व्यापारी कहता है कि भाई देखो आज तो मैं दे दूंगा, लेकिन हमें भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है, तो यदि हमें इमरजेंसी पड़ गई पैसे की तो हम आपसे मांगेंगे। मान लीजिए, तो इसको और थोड़ा सा ठीक से समझिए। जैसे क्रेता जो है, विक्रेता व्यापारी से कहता है कि हम 1 महीने बाद आपका पेमेंट कर देंगे, 1 महीने बाद हम आपका पेमेंट कर देंगे। लेकिन देने वाला व्यापारी, उधार देने वाला व्यापारी कहता है कि ठीक है भाई, 1 महीने बाद तुम हमको पेमेंट कर दोगे सो तो ठीक है, लेकिन मान लो बीच में ही हमें रुपये की जरूरत पड़ गई तो हम क्या करेंगे? हम अपना दुकान क्या बंद करेंगे? तो हमको एक शर्त पर हम माल तुमको दे सकते हैं, तो वैसे तो ठीक है 1 महीने बाद हमको दे देना, लेकिन यदि बीच में पैसे की हमको जरूरत पड़ गई तो हम मांगने पर भी हम तुरंत उनसे मांगेंगे, फ़ोन करेंगे, जाएंगे या हम आदमी भेजेंगे तो तुमको पेमेंट देना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब तो जो विनिमय विपत्र लिखा जाता है वो 2 टाइप के उसमें लिखे जा सकते हैं। एक तो उसमें लिख दिया जाएगा कि मांगने पर, दूसरा तरीका होता है कि समय, एक निर्धारित समय व्यतीत होने पर पेमेंट होगा। ध्यान से समझने की बात है। तो क्रेता व्यापारी विक्रेता व्यापारी को आश्वासन देता है, उधार क्रेता व्यापारी उधार विक्रेता व्यापारी को यह आश्वासन देता है कि उसमें लिखी हुई धनराशि मांगने पर या निश्चित अवधि व्यतीत होने पर भुगतान कर देगा। ये वो प्रपत्र होता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा देखिए क्या होता है, आपको इसे भी समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि उधार विक्रेता व्यापारी ने इसको लिखा, ड्राफ्ट किया, और उधार क्रेता व्यापारी इसको एक्सेप्ट कर लिया, इस बात को पेपर उसको दे दिया, बना करके पेपर पर दस्तखत करके वो उसको वापस कर दिया, जिसे हम विनिमय विपत्र की संज्ञा देते हैं, जिसे हम विनिमय विपत्र कहते हैं। तो वह विनिमय विपत्र को क्या कर सकता है व्यापारी? यदि उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, यदि उसको पैसे की जरूरत पड़ गई तो वह अपने बैंकर से उसको कैश करवा लेगा और अपना काम चला लेगा। जैसे एक उधार विक्रेता व्यापारी ने 1000 रुपया का माल उधार क्रेता व्यापारी को बेचा और उस पर एक बिल लिखा, जिसे उधार क्रेता व्यापारी ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके पेपर उसको विनिमय विपत्र जो है, जिसे हम विनिमय विपत्र कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, उसको वो दे दिया। और वह विक्रेता व्यापारी अपने बैंकर से अपने बैंक में जमा करके उसको डिस्काउंट पर घुमा भी सकता है और अपना काम चला दिया। और ड्यू डेट पर जो उधार क्रेता व्यापारी था वो पैसा बैंक को पेमेंट कर देगा। इस प्रकार से दोनों का काम चल गया। इससे व्यापार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। आज भी जो बड़े व्यापारिक सर्किल है, आम जनता के लिए ये चीज़ नहीं है। यह व्यापारियों को आपस में लेन देन का एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे चेक होता है, चेक आम जनता को होता है। बैंक में खाता खोला जा गया, बैंक में मैंने बैंक में खाता खोला, बैंक से चेक बुक इशू करा लिया, किसी व्यापारी से मैंने माल खरीदा, उससे बात किया कि हम 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे, वो मान लो एग्री हो गया और हमने उसको एक चेक दे दिया 1 महीने बाद का डेट डाल कर। हम माल लेकर चले गए, 1 महीने बाद वह व्यापारी हमारे बैंक से वो पैसा कैश करा देगा। इस प्रकार से उसको पेमेंट हो जाता है। तो ये चेक वाला जो सिस्टम आगे चल करके निकला वो आम जनता के लिए, व्यापारी भी आपस में यूज करते हैं, लेकिन ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये व्यापारियों के आपस में ही लेन देन का ही इंस्ट्रूमेंट है। चलिए, अब विनिमय विपत्र में तीन प्रकार के ड्राफ्ट होते हैं, 3 प्रकार के प्रपत्र होते हैं। एक होता है विनिमय विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे कहते हो। दूसरा होता है हुंडी, आप लोगों ने सुना होगा नाम हुंडी। ये पुराने व्यापारिक सिस्टम में हुंडी चला करता था। आप लोगों ने प्रेमचंद के उपन्यास में भी, मैं समझता हूँ बहुत एक इम्पोर्टेंट उनका उपन्यास है, नामी, याद इस समय नहीं आ रहा, लेकिन उसमें हुंडी का उल्लेख है, हुंडी का,
जिसमें एक व्यापारी जो है हुंडी लिखा था, दस्तखत किया था, और जो जिसने लिखा था वह व्यापारी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और उसका मुनीम ने उसकी जान बचा दी। कैसे, आप उस कहानी पर जाइए, थोड़ा ख्याल कीजिएगा तो आपको कुछ शायद याद आए। वो क्या किया, वह जो उसका अकाउंटेंट जो था मुनीम, उसके पिता के ज़माने से काम करता आ रहा था उसके यहाँ, और एक दूसरे व्यापारी ने हुंडी उसके पास भेजा अपने आदमी से पेमेंट के लिए। उसके पास पेमेंट के लिए पैसे थे नहीं, तो कहा कि चले आओ जरा हुंडी हम पढ़ें। तो हुंडी पढ़ते पढ़ते उसने जान, और वह जो जाने का मौसम था, वह अलाव ताप रहा था, और उसने जानबूझ करके उस हुंडी को गिरा दिया उसी में, जो ताप रहा था आग, उसी में वो जानबूझ करके गिरा दिया। अरे ये तो गिर गया कह करके तब तक से हुंडी जल गई, तो उसका जान बच गया। अपने मालिक का जान जो है उस मुनीम ने बचाया था। उस उपन्यास का क्या नाम है, उस कहानी का क्या नाम है, अभी हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत फेमस है, इसे याद कीजिएगा। तो हुंडी हमारे इंडिया में, भारत में बहुत प्राचीन काल से व्यापार के में चलता आ रहा है। ठीक है। तीसरा होता है प्रतिज्ञा पत्र, प्रॉमिसरी नोट। ये तीन चीज होते हैं, विनिमय पत्र, हुंडी और प्रॉमिसरी नोट, प्रतिज्ञा पत्र। तो देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखता कौन है, माल बेचने वाला, उसका निर्धारित प्रारूप है बिल ऑफ एक्सचेंज का। ख्याल से समझने की बात है। इसके लिए का देश में कानून भी पास है इस संदर्भ में। किस संदर्भ में पास है? 1881 ईस्वी में कानून पास है। उसका नियम है, उस कानून का नाम है विनिमय साध्य पत्र अधिनियम। विनिमय साध्य पत्र अधिनियम 1881। इसकी तरह 5वें विनिमय विपत्र के बारे की परिभाषा वगैरह वगैरह समझाया गया। तो इस संबंध में कानून भी भारत सरकार में पास है 1881 से। चलिए, तो विनिमय विपत्र में माल बेचने वाला उसको लिखता है, उधार माल बेचने वाला उसको लिखता है, और उसको उस पर स्वीकृति कौन देता है? उधार माल लेने वाला। ठीक है। हुंडी में भी सेम यही बात होती है। हुंडी विनिमय विपत्र ही है, लेकिन ये हुंडी जो है हमारे अपने ही देश में, खास करके अपने देश में यह बहुत पहले से प्रचलित है। अब तो इसकी बहुत कम उपयोग रह गया है। फिर भी लोग, बहुत से लोग जो पुराने इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के अनुसार अपना लेखा जोखा करते हैं, लाल वाला रजिस्टर रखते हैं, लंबा लंबा पन्ना होता है पीले वाला, और उसका मुड़िया में लिखता है। मतलब मारवाड़ी लोग खास करके इसको यूज़ करते रहे हैं, मारवाड़ी, ये बहुत पुराना सिस्टम है। अब चलिए, प्रतिज्ञा पत्र क्या है? तो प्रतिज्ञा पत्र जो है लिखने वाला, जो आप उधार लेता है वो प्रतिज्ञा पत्र लिखता है, और वह दस्तखत करके दे देता है अब जिससे उधार माल लिया जाता है। आगे बढ़िए। तो ये विनिमय विपत्र की एक परिभाषा लिखिए, वो जरूरी है, इसे याद भी कर लेना है, जरूरी है। लिखिए विनिमय विपत्र की परिभाषा। देखिए, विनिमय साध्य पत्र, विनिमय साध्य पत्र अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार विनिमय विपत्र इसके लेखक द्वारा हस्ताक्षरित, इसके लेखक द्वारा हस्ताक्षरित, लिखित और शर्त रहित, इसके लेखक द्वारा हस्ताक्षरित, लिखित और शर्त रहित आदेश वाला प्रपत्र है। आदेश वाला प्रपत्र है जिसमें इसका लेखक, आज्ञा किसी अन्य व्यक्ति को देता है, किसी अन्य व्यक्ति को देता है, यानी उधार लेने वाले व्यक्ति को देता है, किसी अन्य व्यक्ति को देता है कि वह एक निश्चित धन या तो एक निश्चित व्यक्ति को
या तो एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या प्रपत्र के धारक को भुगतान करे, यानी लेखक जो है आदेश देता है, अन्य व्यक्ति को, यानी अन्य व्यक्ति का मतलब उधार लेने वाले व्यक्ति को आदेश देता है, ऑर्डर देता है कि उसमें लिखा हुआ धनराशि मांगने पर या निश्चित अवधि व्यतीत होने पर जिसको वो कहे या हमें या उसे स्वयं को भुगतान करे। उस प्रपत्र में निश्चित जगह बना रहता है, स्वीकार करने वाले व्यक्ति का स्वीकार करके दे देता है। इस प्रकार से वो रखें। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, इसको समझने की बात है। एक स्वीकृति जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। स्वीकृति जो होती है, एक सामान्य स्वीकृति होती है, जो स्वीकृति दे दे जो लिखता है उस पर स्वीकृति लिख करके वह दस्तखत कर देता है, या स्वीकृति का जो जगह बना रहता है पॉइंट उस प्रपत्र में, उस पर वो दस्तखत कर देता है। तो एक सामान्य स्वीकृति होती है जिसको हम जनरल स्वीकृति कहते हैं, और दूसरा होता है मर्यादित स्वीकृति। मर्यादित स्वीकृति का इंग्लिश शब्द है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जनरल स्वीकृति में कोई शर्त नहीं होता है, लेकिन मर्यादित स्वीकृति में स्वीकार करने वाला आदमी कुछ ऐसी बातें लिख देता है कि उसके अनुसार भुगतान करेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी क्या होता है कि उधार बेचने वाला व्यापारी, उधार ध्यान से समझिए इस बात को, उधार बेचने वाला व्यापारी किसी नए माल को ले आता है मार्केट में बेचने के लिए, उतारने के लिए, कि वो मार्केट में इस माल को चला दिया जाए। तो अपने पुराने कस्टमर को, अपने पुराने व्यापारी को कहता है कि ये माल तुम हमसे उधार ले लो और इसको बेचो, और जब ये बिक जाए तो इसका पेमेंट कर देना। कहता है कि ठीक है साहब, कोई बात नहीं। तो वह मान लीजिए वो 10,000 रुपये का माल, वह माल अपने क्रेता को बेच दिया, और वह एक बिल लिखा, 10,000 रुपये का वो बिल लिख दिया कि और इसके सामने रखा, इसको स्वीकार कर लो। और वो स्वीकृति में यदि चुपचाप खाली वह दस्तखत कर देगा तो उसको तो हम जनरल स्वीकृति कहेंगे, और वह जितने समय के लिए लिखा गया, अधिकतम इसकी अवधि 3 महीने होती है। इस बात को भी जानकारी होनी चाहिए कि 3 महीने से अधिक की स्वीकृति का बिल गैर कानूनी है, कानूनी नहीं है। आइए, तो यदि वह स्वीकार कर लिया तो उतने समय के बाद उसको बिल का पेमेंट करना जरूरी हो जाता है, बाध्य हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि नया माल बेचा, उतारा मार्केट में, इसको चला दिया जाए, तो वो दे दिया उधार, अब बिल लिख दिया। अब वह स्वीकार करने वाला व्यापारी यदि यह लिख दे कि माल बिकने पर पेमेंट किया जाएगा, माल बिक जाने पर पेमेंट किया जाएगा, यानी 3 महीना या 1 महीना या 2 महीना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन खाली वह सिर्फ इतना लिख दे स्वीकृति के साथ साथ ऊपर एक लाइन, माल बिकने पर भुगतान करेंगे। तो क्या होगा, अब मान लीजिए कि 10,000 रुपये का माल उसने बेचा और 1 महीने का बिल लिखा गया मान लीजिए, और 1 महीने के भीतर 5,000 का ही माल वो बेच पाया, तो वह 5,000 रुपये तो देने के लिए बाध्य है। लेकिन 5,000 रुपये देने के लिए बाध्य नहीं है, कह देगा कि भाई आपका माल तो आधा बिका है, अभी आधा देखिए, या तो कहिए हम 5,000 रुपये आपको दे दें और आधा माल वापस कर दे, या तो इसको आप फिर नया बिल कर दीजिए। तो वो क्या कर सकता है, कहेगा कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, तुम हमको 5,000 रुपये दो, 5,000 रुपये ले लिया, अब 5,000 रुपये का एक नया बिल लिख दिया, अब वह बिल पुराना बिल वापस कर दिया और 5,000 रुपये का नया बिल लिख दिया और उसको दे दिया। अब उसका भी काम चल गया, उसका भी काम चल गया। इस प्रकार से ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से व्यापारियों को बहुत फायदा होता है। आइए, तो विनिमय विपत्र का नमूना जरा देख लीजिए कैसा होता है। तो एक सादे पन्ने पर का प्रपत्र होता है, उसमें सबसे पहले जो व्यापारी लिखता है
थोड़ा मोबाइल को आप करीब लाइए, आप करीब लाइए ताकि बच्चों को दिखाई पड़े। ये इसका नमूना है, ये इसका नमूना है। जैसे देखिए लिखने वाले व्यापारी का पता है 2A/70 आज़ाद नगर कानपुर 2, यानी माल बेचने वाला उधार देने वाला व्यापारी आज़ाद नगर कानपुर का रहने वाला है और वह 10 जनवरी 2008 को बिल लिखता है। अब देखिए भाषा प्रपत्र, यहाँ पर सरकारी स्टैंप रहता है, निर्धारित स्टैंप कैसे कितने का होता है यह बात भी जानने की है। तो इसमें क्या है, जितने रुपए का लेन देन होता है, जितने रुपए की धनराशि होती है उसके अनुसार स्टैंप होता है। एक कोई खास 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 50 रुपया ऐसे तय नहीं है। यह बात भी जानकारी रखने की है कि जितने का बिल लिखा जाता है उस बिल अमाउंट के अनुसार ये रहता है। तो अब देखिए वहाँ का स्टैंप रहेगा, सरकारी स्टैंप, और यहाँ लिखा गया मांग पर मुझे या मेरे आदेशानुसार केवल 2000, देखिए अंग्रेजी अंकों में लिखा फिर शब्दों में लिखा 2000 रुपये का भुगतान कीजिए, इसका प्रतिफल दिया जा चुका है, इसका प्रतिफल दिया जा चुका है। सेवा में सुरेश चंद्र, औतो जगह का नाम है इटावा, यानी लेने वाला कौन है, सुरेश चंद्र, अब देने वाला बेचने वाला कौन है, सुधीर कुमार, यानी सुधीर कुमार ने लिखा, इसने स्वीकार किया। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नमूना होता है। ठीक है, अब चलिए आगे। अब विनिमय विपत्र पर स्टैंप, सरकारी स्टैंप कितने का होगा, ये बात ध्यान से जानने की है। तो मांग पर भुगतान किए जाने वाले विनिमय विपत्र पर स्टाम्प नहीं लगता है, ध्यान से समझने की है। मांग पर भुगतान करने वाले विनिमय विपत्र पर स्टैंप शुल्क माफ है, सरकार ने माफ कर रखा है। लेकिन यदि वह निश्चित समय के लिए होगा, 1 महीना 2 महीना अधिकतम 3 महीना के लिए, तो उसमें सरकारी स्टैंप लगेगा सरकारी नियम के अनुसार। अब चलिए विनिमय विपत्र की अवधि एवं देय अवधि, यह पॉइंट भी जानने की बात है। विनिमय विपत्र की अवधि एवं देय अवधि, देखिए विनिमय विपत्र अधिकतम 3 महीने का लिखा जा सकता है, इससे ज़्यादा की पीरियड का गैर कानूनी मान्य नहीं है। ठीक है, ओके। अब जब 3 महीना जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद 3 दिन और समय दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यापारी ने 1 तारीख को मान लीजिए 1 सितंबर को माल बेचा 2020 को किसी को, और बिल लिख दिया 1 महीने के लिए लिख दिया, तो 30 सितंबर को कंप्लीट 1 महीना हो गया। उसके आगे 1 2 3 अक्टूबर 3 दिन का समय मिलता है, उसको कहा जाता है डेज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह दिवस। अनुग्रह दिवस हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है डेज ऑफ ग्रेस। 3 दिन बाद यानी 4 अक्टूबर को उसका बिल जो व्यापारी है वो भेज देगा, कहेगा कि आप पेमेंट करो। ये होता है। चलिए हुंडी के बारे में मैंने आपको बताया। हुंडी एक भारतीय सिस्टम में चलता रहा है, अभी भी चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि आज 2020 में हुंडी खत्म हो गई। अभी भी बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो पुराने इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में चलते हैं और हुंडी का लेन देन करते हैं, हुंडी के माध्यम से अपना बिजनेस में उधार क्रय विक्रय करते हैं। पर प्रतिज्ञा पत्र हुंडी भी जस्ट उसी तरह से है, इसमें भी वही सिस्टम है, 3 दिन का समय दिया जाता है ये सब। और अनुग्रह दिवस प्रतिज्ञा पत्र में और विनिमय विपत्र में अंतर इतना ही है कि विनिमय विपत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, उधार जो बेचता है वो लिखता है, और प्रतिज्ञा पत्र में जो उधार लेता है वो लिखता है। तो उसका नमूना ये कैसे होगा आप देख लीजिए। हुंडी है, प्रॉमिस करता है, मैं वचन देता हूँ, इसमें लिखी हुई धनराशि मांगने पर या निश्चित अवधि व्यतीत होने पर। निश्चित अवधि का मतलब 1 महीना या 2 महीना इस तरह से लिखा जाता है, वो अभी 3 महीना का ही मान्य है। 3 महीना से अधिक तो कोई मान्य नहीं हो सकता। अब देखिए तो इसमें 2 पक्ष हुए,
इसको भी जरा समझ लेना, पॉइंट जरूरी है, बहुत जरूरी है। आहर्ता, आहर्ता, नोट करिए, आहर्ता, आहर्ता। अंग्रेजी में ड्रॉर, DRAWER, ड्रॉर। ड्रॉर कौन होता है? लिखने वाले को ड्रॉर कहते हैं, यानी जो उधार माल बेचा, जो उधार माल बेचा वही लिखा, तो ही इज ड्रॉर। ड्राई कौन हुआ? जिसने स्वीकार किया, ड्राई। बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने बहुत सी बातों को आपको बताया, एक दो पॉइंट उसी से रिलेटेड है। एक इसकी कई स्थितियां होती है। एक स्थिति ये होती है कि जैसे उधार माल बेचने वाला उधार खरीदने वाले से के ऊपर एक बिल लिखा और उसे स्वीकृत करा करके अपने पास रख लिया और निश्चित समय के बाद अपने उस व्यापारी के पास भेज दिया और उस व्यापारी ने उसको माल उसका भुगतान कर दिया। ये एक स्थिति हुई। दूसरी स्थिति क्या हुई, क्या होती है, ध्यान से समझने की है। उधार माल बेचने वाला उधार माल लेने वाले के ऊपर एक बिल लिखा, उधार माल लेने वाले ने उसको स्वीकार किया, उसको दे दिया। अब वह उधार बेचने वाला व्यापारी को पैसे की आवश्यकता है, उसने अब उस बिल को अपने बैंक के पास डिस्काउंट पर भुनवा लिया। जैसे 1000 रुपये का माल बेचा, 1000 रुपये का बिल लिखवा लिया, अब बैंक को भेज दिया और बैंक से डिस्काउंट पर, यानी उसके ऊपर जो 150 जो भी डिस्काउंट बनेगा बैंक का, बैंक अपना डिस्काउंट काट करके बाकी उसके खाते में रुपया डाल देगा और वो अपना उसके अनुसार व्यापार का काम चलाएगा। तो एक स्थिति ये हुई कि उसको कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। इसको कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। जो जिसने बिल लिखा, जिसने उधार माल बेचा उसने बिल लिखा और उसने अपने बिल स्वीकृत कराकर उस बिल को अपने बैंक को दे दिया और उसे डिस्काउंट पर भुना दिया, यानी उसके पास फिर कैश हो गया। अब देखिए, आज के डेट में ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति को उधार माल बेचता है, उस 1000 रुपये का मान लीजिए उधार माल बेचता है और उसे स्वीकृत करा करके उसी दिन वह अपने बैंक से भुना लिया। अब मान लीजिए 50 रुपया बैंक ने काटा चार्ज, डिस्काउंटिंग चार्ज, तो उसके पास 950 रुपया हो गया ना। वैसे तो उसको 1 महीना इंतजार करना पड़ता, 1 महीना बाद उसको 1000 रुपया मिलेगा, उसी दिन उसको 950 रुपया मिल गया, उसका भी काम चल गया। तो इसको कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तीसरी स्थिति क्या होती है कि वह व्यापारी जो उधार माल बेचा, बिल लिखा और उधार लेने वाले व्यापारी से उसको स्वीकृत करा लिया और बिल को ले लिया और वह भी किसी अन्य व्यापारी से उधार माल खरीदा और उस बिल को उसको दे दिया, बेचान कर दिया। इसको कहा जाता है बेचान करना, एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स। एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स, बिल का बेचान। तो इस सब का लेखा जोखा करने का सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। पहले तो मैंने आपको ये बताया इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कि बिल क्या है, कैसे होता है, लिखा जाता है, इसकी वास्तविक स्थिति क्या होती है, तमाम। अब 2-4 बिल आप एकत्रीकरण का एक पॉइंट और भी होता है, एकत्रीकरण। प्राप्य विपत्र को गिरवी भी रख करके उधार पैसा किसी से नहीं लिया गया। जैसे मान लीजिए ए नामक व्यापारी है, बी नामक व्यापारी को उधार माल बेचता है, ठीक है, उसके ऊपर एक बिल लिखता है, बी उसको स्वीकृत करके ए को दे देता है, ए सी नामक व्यापारी से उधार माल लेता है और उसके पास उसको गिरवी रख देता है। ये तो बेचान कहलाएगा, ये तो बेचान होगा। गिरवी रखने का आशय होता है कि किसी अन्य पार्टी से वो पैसा ले लिया, पैसा लेगा तब गिरवी होगा। जैसे मान लीजिए कि ए नामक व्यापारी बी नामक व्यापारी को 1000 रुपये का माल बेचता है, उसके ऊपर एक बिल लिखता है, बिल स्वीकृत करा करके उससे ले लेता है। अब उसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो वह सी नामक व्यापारी से उधार पैसा ले लेता है और गिरवी के रूप में उसको रख देता है और उसके लिए उसको वो ब्याज देगा। उधार लेगा पैसा तो उसको ब्याज देना पड़ेगा ना, तो ब्याज देगा, लेकिन अब वो जो ड्यू डेट पर वो व्यापारी को वो पैसा दे करके बिल ले लेकर
और उस बिल को फिर बी के पास भेज करके कैश कर। बात समझ गए? फिर से समझिए, ए नामक व्यापारी बी नामक व्यापारी को उधार माल बेचा 1,000 रुपये का। उसके ए ने बी को नाम बिल लिखा, बी ने स्वीकृत करके ए को दे दिया। अब ए को रुपये की जरूरत है, वह सी नामक व्यापारी से उधार रुपया लेता है। ध्यान से समझने की बात है, माल नहीं लेता है, रुपया लेता है। अब उसको रुपये की 1,000 रुपये की जरूरत पड़ गई, तो सी नामक व्यापारी से 1,000 रुपया लिया। मान लीजिए उत्पादन के लिए 50 रुपया ब्याज पर या 100 रुपया ब्याज पर मान लीजिए, तो अब वो ब्याज काट करके वो पैसा ले लिया। और अब ड्यू डेट पर जिससे जो तय हुआ, तो ड्यू डेट पर उसको 1,000 रुपया दे दिया सी को। ए ने सी को 1,000 रुपया दे दिया, अब बिल ले लिया। अब ले करके तब बी के पास उस बिल को भेजा कि भाई इसका पेमेंट कर दो। बिल जो है उसको बी उसको पेमेंट कर दिया। इस प्रकार से लेन देन हो गया, सबका तीनों का काम चल गया। अब आप यह देखा आपने, एक पॉइंट और समझने की है, जिस तरह से चेक का अनादरण हो जाता है। चेक का अनादरण होगा, जैसे किसी आदमी ने चेक दे दिया 1 महीना बाद का, और उस 1 महीना बाद वो पेमेंट देने से इनकार कर दिया, तो उसी तरह से बिल का भी हो जाता है। कभी कभी ड्यू डेट पर वो जो बिल स्वीकृत किया है वो दे नहीं पाता है पैसा, तो वह बिल का अनादरण हो जाता है, पेमेंट नहीं हो पाता। ऐसे में इसको हम कह देते हैं बिल का अनादरण, डिसऑनर ऑफ बिल्स। आइए आज का क्लास हम ओवर करते हैं, कल पॉइंट समझाएंगे। ओके, बाय, गुड बाय।